Assalamu alaikum. Today we are going to discuss about the item writing, types of the item, guidelines for the item writing and method of scoring. आइटम राइटिंग क्या है? जो हमारी बेसिक स्टेटमेंट होती है उसको हम आइटम राइटिंग कहते हैं और उसी जो बेसिक स्टेटमेंट है उसमें हम अपने टेस्ट का जो बेसिक कंस्ट्रक्ट है मींस कि हमने टेस्ट किस पर्पस के लिए बनाया, किस तरीके से हम उसको यूज़ करेंगे, हमारा जो मीनिंग है उसके इस्टेब्लिशमेंट में, वो सारे का सारा जो है हम एक स्टेटमेंट में कवर अप करते हैं और वही स्टेटमेंट को हम नाम दे देते हैं कि ये हमारी आइटम राइटिंग है। टाइप्स क्या हैं इसके? फर्स्ट वन इज द सिलेक्टेड रिस्पॉन्स एंड द सेकंड वन इज द कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स फॉर्मेट। आइटम राइटिंग गाइडलाइंस, फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो जनरल गाइडलाइंस हैं हम उसको देखेंगे। उसमें सबसे पहली है कि हमने कोई ट्रिक्स यूज़ नहीं करनी है और इंटेंशनली और एक्सीडेंटली जो है उसे हमने अवॉइड करना है या बहुत ज़्यादा ओवर यूज़ उनका नहीं करना है। कॉजेज़ ऑफ अनइंटेंशनल ट्रिक्स जो हैं हमने उनको भी फोकस करना है और उसमें डिस्क्रिमिनेशन, उसमें जो फ़र्क है उसको भी हमने बहुत क्लियर रखना है। ऐसा ना हो कि वो ओवरलैपिंग कर रहा हो और इररिलेवेंट कॉन्टेक्ट जो हमारे पास स्टेटमेंट है वो ना हो। अल्फाज जो हैं हमारे, हमारी स्टेम, हमारा जो आइटम राइटिंग है, हमारा जो मेन कंस्ट्रक्ट है उसी से ही रिलेटेड हों और उसके साथ जो सिंगल आंसर होंगे हमारे पास वो होने चाहिए। ऐसा ना हो कि हम जस्ट मल्टीपल जो ऑप्शन था उन्हीं पे ही फोकस करें, उससे हमारी जो रिस्पॉन्स है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। मैयडा सिंगल कंस्ट्रक्ट, अच्छा जी, जो एग्जामिनी है हमारे पास उसके लिए ज़रूरी है कि हम उसका इनकरेक्ट जो आंसर हैं वो भी प्रोवाइड करें और उसके साथ जो है मल्टीपल भी होने चाहिए और उसके साथ साथ हम देखेंगे कि वो कंस्ट्रक्ट में किस तरफ मास्टर है, उसकी जो एक्सपर्टीज़ हैं वो किन आइटम में ज़्यादा अच्छी हैं, वो सिंगल कंस्ट्रक्ट पे हैं या फिर वो मल्टीपल ऑप्शन पे ज़्यादा अच्छा, हमारी जो कम्युनिटी है, जो पॉपुलेशन है वो सिंगल पे ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स करिए या मल्टीपल ऑप्शंस पे उनका रिस्पॉन्स ज़्यादा बेस्ट है। उसके बाद हम देखेंगे कि जो हमारे पास डाइकोटिमस आइटम्स हैं या स्कोरिंग है, उसमें हमने इंटरफेरेंस जो मोड है वो एग्जामिनी की स्टेट ऑफ माइंड और उसका एंटायर जो एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंग हम उसको रिकॉर्ड करेंगे। सेकंड थर्ड हमारे पास आ जाएगा कंपाउंड आइटम्स। कंपाउंड आइटम्स जो हैं उसमें हमने देखना है कि जो टेस्ट एंजाइटी है मीन्स के हमारे पास कंस्ट्रक्ट जो है या जो डेटा है वो बहुत ज़्यादा ना हो, जिसकी वजह से हाँ, अगर वो ज़्यादा होगा पढ़ने पे टाइम भी ज़्यादा लगेगा, उसको फोकस ज़्यादा करना पड़ेगा क्योंकि वो हाईली इंटेंस होगा और उसमें हमारा जो टेस्ट की वैलिडिटी है या हमारे कंस्ट्रक्ट की जो वैलिडिटी है वो डिस्टर्ब हो जाएगी, वो वैसी मेंटेन नहीं रहेगी। अवॉइड ओपिनियन बेस्ड आइटम, इसमें हम अवॉइड करेंगे कि हम डू, यूज़ और ट्राई और या हम कोई ऐसा ऑप्शन ना दें कि हम उसकी राय ले रहे हैं। हमने जब टेस्ट को कंस्ट्रक्ट करना है या बिल्डअप कर रहे हैं, हम आइटम राइटिंग जब बना रहे हैं तो उसमें हमने फोकस करना है कि हम अपने टेस्ट, हम अपने कंस्ट्रक्ट को ही फोकस करें, ना कि हम अपने एग्जामिनी या जो शख्स हमारे टेस्ट को सोल्व आउट कर रहा है, अटेंड कर रहा है, हम उसकी राय लें। तो हमने ऐसे मटेरियल से, ऐसे स्टफ से भी अवॉइड करना। उसके साथ जो है हमने अपनी जो बेस्ट मटेरियल होगा उसको प्रोवाइड करेंगे उसके साथ साथ, और दोनों में जो है अगर हम ओपिनियन दे भी रहे हैं या ले रहे हैं तो उसमें हमने बेस्ट जो है उसको हमने अवॉइड करना है। ठीक है, कि सबसे बेस्ट क्या है? ऑब्वियसली उसमें हमारी जनरलाइजेशन आ जाएगी। जब जनरलाइजेशन आएगी तो पर्सनल जनरलाइजेशन जो है वो हमने अवॉइड करनी है। उसके बाद जो है हमारे पास आ जाएगा अवॉइड एब्सोल्यूट मॉडिफायर। अच्छा जी, हमने जो हमारे पास जो वर्ड्स है ना, ऑलवेज, नेवर, ओनली, नन, हमने इनको भी हर स्टेटमेंट में, हर आइटम राइटिंग में यूज़ नहीं करना। अगर हमारे पास कोई स्केल है जिसकी आइटम्स हैं अराउंड अबाउट 14, 15 या 10 हैं, तो हमारी ट्राई होगी हम बहुत ज़्यादा भी यूज़ करें तो हम 1 से 2 या 2-3 में ऐसे वर्ड्स को यूज़ करें, ना कि हम इनको रैंडमली और रिपीटेडली यूज़ करें। फिफ्थ पॉइंट पे हमारे पास आ जाएगा अवॉइडिंग एक्सेसिव वर्बिटेज। अच्छा जी, हमारे पास ज़्यादा जो है लंबी स्टेटमेंट नहीं होनी चाहिए, मीन्स कि हमारे पास ज़्यादा वर्बेटम जो है या वर्बेज जो है वो नहीं होना चाहिए। वो ज़्यादा होगा तो पढ़ने वाले का फोकस जो है वो ज़्यादा लगेगा
उसमें उसको टाइम भी ज़्यादा लगेगा, अंडरस्टैंडिंग उसको ज़्यादा देनी पड़ेगी, उसका मतलब समझते हुए उसको ज़्यादा वो टाइम लगेगा, और उसके साथ-साथ जो है उसकी रिलायबिलिटी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। रिलायबिलिटी कम क्यों होगी? क्योंकि उसको हर टाइम को समझने में, रिस्पॉन्स करने में, अंडरस्टैंडिंग में टाइम लग रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग जो हमारे टेस्ट का बेसिक स्टेप कह लें या कंस्ट्रक्ट कह लें, वो भी डिस्टर्ब हो जाएगा। फिर जो है हमने ट्राई करनी है कि हम ऐसी आइटम प्रोवाइड करें जिसमें हम कंप्रोमाइज़ वे में कस्टमर को प्रोवाइड ना कर रहे हों, या फिर हमारा कॉग्निटिव डिमांड जो है वो रिक्वायर्ड होनी चाहिए। मीन्स कि हम अगर कोई वर्ड लिख रहे हैं तो हमारी कॉग्निशन जो है उसके साथ एक्सपर्टीज़ होनी चाहिए कि वो वर्ड देखते ही हम उस कल्चर के अकॉर्डिंग उस वर्ड्स के थ्रू हम बैकग्राउंड तक पहुँच जाएँ। फिर हमारा फ़ोकस होना चाहिए कि हमारी जो भी आइटम है, जो भी हमारा स्टैम्प है, वो उसको प्रेज़ेंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग होना चाहिए और क्लियर होना चाहिए उसमें। और जो है अननेसेसरी हम ऐसे कोई भी वर्ड यूज़ ना करें जो कि हमारे कंस्ट्रक्ट के अगेंस्ट हो, और उनका मीनिंग भी हमारे कंस्ट्रक्ट को या हमारी आइटम को लीड ना कर रहा हो। फिर हम अवॉइड करेंगे जनरल कंटेंट, मीन्स के हाउ, व्हाई, व्हेन, और कब हुआ, किस तरह से हुआ, कैसे हो सकता है, ये वाली सारी चीज़ों से हमने अवॉइड करना है। अवॉइड करने का पर्पज़ यही है कि हम अपने कंस्ट्रक्ट की वैलिडिटी और उसकी रिलायबिलिटी को हम मेंटेन रख सकें। यूज़ नॉवल कंटेंट को यूज़ करना किस तरह से हमें आना चाहिए, हम उसमें जो रिपीट वर्डिंग है हम उसको अवॉइड करें। और जो ट्रेनिंग मटेरियल है, मीन्स के हम अगर कोई स्टेटमेंट लिख रहे हैं तो उसमें हमारे पास एक क्यूरियोसिटी होनी चाहिए कि एक वर्ड हम पढ़ रहे हैं तो इससे हमारे पास होना चाहिए कि हम नेक्स्ट को भी बड़ा एंशियसली या फिर क्यूरियोसिटी जो है वो लेके चलें कि इससे नेक्स्ट क्या हो सकता है। या हमने स्टेटमेंट पढ़ लिया तो हमारे अंदर क्यूरियोसिटी होनी चाहिए कि इसकी जो आइटम्स हैं, इसके जो ऑप्शंस हमारे पास प्रोवाइडेड होंगे, वो किस तरह के प्रोवाइडेड होंगे। तो इंटरेस्ट जो है वो मेंटेन रहना चाहिए, ताकि हम उसको रिकॉल भी कर सकें और टेस्ट के अकॉर्डिंग हम रिकॉग्नाइज भी कर सकें और अपनी लर्निंग को यूज़ कर सकें। कीप्स आइटम इंडिपेंडेंट, आइटम जो है वो इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, उनका जो आंसर है वो एक ही उसके ऊपर या एक से ज़्यादा के ऊपर रिलाई ना करें। इम्पोर्टेंट है कि जो हमारा आंसर है वो एक ही आइटम में हमारा एग्जैक्ट आंसर हो। ऐसा ना हो कि चारों के चारों रेलिवेंट हों, और अगर चारों के चारों रेलिवेंट होंगे तो अगेन हमारी वैलिडिटी रिलायबिलिटी डिस्टर्ब हो जाएगी। डिस्टर्ब होगी तो हमारे टेस्ट का जो कंस्ट्रक्ट है, जो हमारा बेसिक आइटम पर्पस है क्रिएशन का, वो सब का सब वेस्ट हो जाएगा। आइटम राइटिंग टू अ सिक्स ग्रेड रीडिंग लेवल, कि हमारी आइटम ऐसी होनी चाहिए कि अगर कोई सिक्स ग्रेड लेवल पे भी उसको पढ़ रहा है, मीन्स के कोई लेमैन भी उसको पढ़ रहा है, तो उसकी नो हाउ, उसकी कोग्निशन के अकॉर्डिंग, उसके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग उसको कुछ ना कुछ समझ आना चाहिए। हमें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लैंग्वेज या टेक्निकल वर्ड जो हैं वो यूज़ नहीं करने चाहिए। बहुत ज़्यादा सिंपल भी नहीं होना चाहिए, लेकिन इतना सिंपल होना चाहिए या इतना ईज़ी वे में हम अपने टेस्ट को लेके चलें कि हमारी मेजॉरिटी जो है वो उसको फिलअप कर सके। ऐसा ना हो कि जस्ट वो हमारे पास एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया के लोग ही उसको फिलअप करें, तो उसकी कंस्ट्रक्शन जो है वो आपको पॉसिबल जो लीड्स हैं वो प्रोवाइड नहीं करेंगी। 10th जो है उसमें हमारे पास ये है कि हम अवॉइड करें कि हम कुछ सिखा रहे हैं। हम सिखा तो रहे होंगे लेकिन सीख भी रहे होंगे, और उसमें हमारे पास है कि हम कोई भी कमांडिंग वर्ड, कमांडिंग स्टेटमेंट यूज़ ना करें। उसका क्या होगा, हमारा पर्पस है कि हम किसी को कोई सर्टिफिकेट तो प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं कि भाई उसने हमारा टेस्ट को फिलअप किया, या उसने फिलअप किया तो हम उसको इस रैंक पे लेके जा रहे हैं, या इस तरह से लेके जा रहे हैं। तो हमने जनरल वे में जो है डाटा कलेक्ट करना है अपनी कम्युनिटी, ऑर्गेनाइजेशन या अपनी पॉपुलेशन से रिगार्डिंग। तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम जनरल वे में रहते हुए, एक बेसिक लेवल पे रहते हुए अपने आइटम को कंस्ट्रक्ट करें और अपने रिस्पॉन्स जो हैं उनको कलेक्ट करें। ना कि हम उसमें कोई कमांडिंग वर्ड को यूज़ करते हुए कोई टीचिंग स्किल जो है वो लीड करें, कि लोगों को ऐसा लगे कि इसमें हमारे हमारे या उनके सीखने के लिए कम और कमांडिंग जो है क्राइटेरिया वो ज़्यादा चल रहे हैं, तो उससे भी हमारी जो स्टैम्प है वो डिस्टर्ब हो जाएगी, हमारे रिजल्ट जो हैं वो अप्रोप्रिएट नहीं आएंगे।
गाइडलाइन फॉर राइटिंग द स्टैम्प, स्टैम्प लिखने, स्टैम्प है क्या? स्टैम्प बेसिकली हमारी वो स्टेटमेंट है जिसमें हमने अपने टेस्ट का पर्पस जो है या हम जो बात पूछना चाह रहे हैं हमने उसको क्लियरली एक स्टेटमेंट में बता देना है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम क्वेश्चन फॉर्मेशन जो है वो बनाएं और जो मेन आइडिया है उसको उसमें प्लेस कर दें। प्लेस किस तरह से करें? फॉर एग्जांपल हम जो है स्टूडेंट का इंटरेस्ट जो है वो पूछना चाह रहे हैं, तो हम एक स्टेटमेंट बनाएंगे। हमें पहले सोचेंगे कि हम ऐसा कौन सा सवाल जो है उसको बनाएं जिसमें हम किसी का या अपने स्टूडेंट का इंटरेस्ट लेवल देख सकें। तो हम अपनी स्टडी से रिलेटेड या सब्जेक्ट रिलेटेड एक सवाल बना लेते हैं कि आप इस सब्जेक्ट को कितनी अंडरस्टैंडिंग देते हैं। अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग हम जो ऑप्शन हैं वो 80%, 50%, 75% और 99% जो है ऑप्शन अगर रखते हैं या हम उसको ब्रॉड वे में लेके चलें तो हम उसको एक शॉर्ट वे में आंसर रिक्वायर करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास बेसिक जो स्टूडेंट का इंटरेस्ट लेवल होगा वो हमारे पास स्टेटमेंट की सूरत में या ऑप्शन की सूरत में आ जाएगा। वहाँ से हम उस आइडिया को अप या अपना बेसिक जो हमारी स्टेम था कि इंटरेस्ट को मेजर करें, तो हम अपने इंटरेस्ट को उनके स्टेटमेंट, उनके रिस्पॉन्स से मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कि हमारे पास जो फ़ोकस है वो हमारा आइटम पे ही रहे, ना कि हम इधर-उधर चलें। तो हमारी रीडिंग बड़ी एक्यूरेट होनी चाहिए और हमारा जो क्यूरियोसिटी लेवल है वो लीड करना चाहिए हमारी नेक्स्ट आइटम के लिए, नेक्स्ट स्टेटमेंट के लिए। मीन्स कि इंटरेस्टिंग होना चाहिए और उसके साथ जो हमारा आंसर जो भी होगा उसको हमें रीड आउट करके ही देना चाहिए। ऐसा ना हो कि हम जस्ट जो स्टेटमेंट पढ़ी है और हमने जस्ट भी अंदाज़न जो है उसको टिक आउट कर रही हैं। अंदाज़न करेंगे तो आप अपनी कम्युनिटी से वैसा रिस्पॉन्स गेन नहीं कर पाते हैं। और हमारे पास जो स्टैम्प है उसको कंप्लीट होना चाहिए, मीन्स कि हमारी जो स्टेटमेंट है उसको कंप्लीट होना चाहिए। उसमें हमारे जो भी सवालात या जो कुछ हम पूछना चाह रहे हैं उसमें वो सारी इन्फॉर्मेशन का होना बहुत ज़रूरी है। उसके साथ हम देखेंगे कि हमारी आइटम की जो स्टैम्प है या हमारी जो स्टेटमेंट है उसको ब्रीफ होना चाहिए, उसको इतना लंबा नहीं होना चाहिए कि सारा टाइम जो है हम स्टेटमेंट को समझने और पढ़ने पे लगा दें और ऑप्शन पे हमारा फोकस जो है वो लूज़ हो जाए। और हम अवॉइड करना चाहिए कि हम कोई भी नेगेटिव वर्ड यूज़ ना करें, ना ही अपने स्टेटमेंट में और अपने ऑप्शंस में। गाइडलाइंस फॉर राइटिंग द ऑप्शंस, अब हमने ऑप्शंस कैसे लिखने, हमने स्टेटमेंट तो लिख ली, उसके बाद हमारी बारी आती है कि हम अपने ऑप्शंस को किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो है हमारा ये है कि हमने करेक्ट जो आंसर है उसको हमेशा हम करेक्ट ही रखें और डिस्ट्रैक्टर जो है वो हमारे पास होना चाहिए, लेकिन उसको हमेशा गलत ही होना चाहिए। ऐसा ना हो कि हम जो डिस्ट्रैक्टर है हम उसको भी राइट वे में लेके चलें, वो हमारे आंसर के साथ लीड करें। आंसर के साथ लीड करेगा तो उससे कन्फ्यूजन क्रिएट होगी उसके पास। जब कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगी तो हमारे पास एंशियस रिस्पॉन्स या सिचुएशन होगी और हमारे पास ऐसा रिजल्ट लीड या जनरेट नहीं करेगा। अवॉइड ऑल अबव द नन ऑफ अबव मीन्स कि अगर हमें हर जो भी स्टेटमेंट के ऑप्शंस हैं उनमें हर एक में नन ऑफ दीज या ऑल अबव का ऑप्शंस नहीं रखना चाहिए। कोशिश होनी चाहिए कि 80% हमारे पास ऑप्शन जो हैं वो डिस्ट्रैक्टर और आंसर बेस पे जाएं और 20% या राउंड अबाउट 15% जो है हम उसमें नॉन अबव या ऑल अबव वाला ऑप्शन जो है वो यूज़ कर सकते हैं। अवॉइड इनएडवर्टेंट क्लूज जो हैं उसमें हम देखेंगे कि जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है वो भी लंबा नहीं होना चाहिए कि हमें पता चल जाए कि ये स्टेटमेंट लंबी है और यही बिल्कुल ठीक होगी। हमारे पास जो वर्ड्स हैं जो ऑप्शंस हैं वो हमारी स्टैम्प में रिपीट नहीं होना। ऐसा ना हो कि हमने वही वर्ड जो हैं अपने स्टेटमेंट में भी लिखे हैं और वही वर्ड हम अपने ऑप्शंस में भी ले आए हैं, तो उससे भी हमारे कन्फ्यूजन क्रिएट होगी। हमारे जो स्टेटमेंट और स्टैम्प ऑप्शंस जो हैं उनका रिस्पॉन्स अच्छा नहीं जाएगा। नेक्स्ट जो है वो है कि हमने स्पेसिफिक जो डिटर्मिनेंट्स हैं उनको भी यूज़ ना करें, लाइक कि हमेशा, ऑलवेज, नेवर, ऑल, एवरी, ये वर्ड जो हैं उसकी लीड को डिस्टर्ब कर देंगे और हमारे पास रिस्पॉन्स अगेन वैसा नहीं आएगा। नेक्स्ट जो है हमने
होमोजीनियस जो ऑप्शंस हैं वो भी हम मेंटेन या यूज़ कर सकते हैं अपने स्टेटमेंट या अपना कंटेंट के अकॉर्डिंग। और उसमें हाँ ज़रूरी है कि अगर हमने होमोजीनियस ऑप्शंस यूज़ करना है, मीन्स के हमारे पास चारों ऑप्शंस एक दूसरे से मिलते जुलते हों, तो उनके लिए ज़रूरी है कि उन ऑप्शंस की चारों के चारों पांच के पांच जो ऑप्शंस होंगे उनकी आपस में लेंथ जो है वो भी इक्वल हो, ग्रामेटिक स्ट्रक्चर जो है वो भी रिजेंबल करता हो। ऐसा ना हो कि हमारी जो है होमोजीनियस करते हुए हम उसमें भी डिफरेंशिएट ना कर पाएँ, हमारा वैसा रिस्पॉन्स ना लीड करे, तो हमारे पास उनकी स्ट्रेंथ जो है, उसकी लेंथ जो है, उसकी ग्रामर जो है वो भी पैरेलल वे में यूज़ होनी चाहिए। फिफ्थ पे है जी एटलीस्ट हमारे पास एक ही ऑप्शन हो जो कि करेक्ट हो और एक ही ऐसा डिस्ट्रैक्टर हो जो कि उसको डिस्ट्रैक्ट करे। बाकी के जो ऑप्शन है वो हमारे मेंटेनेंस लेवल पे रहने चाहिए। और साथ में ऑप्शन जो हैं वो प्रेफरेबल होने चाहिए चारों के चारों। हमें लगे कि फर्स्ट वन भी हो सकता है, सेकंड वन भी हो सकता है, थर्ड वन भी हो सकता है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा रिजेंबल ना करते हों, मीन्स के थोड़ा बहुत हमारे रिजल्ट के साथ रिलेट कर रहे हो, लेकिन प्रॉपर ही वो आंसर नहीं होना चाहिए चारों का। और हमारे पास चूँकि हम अपने टेस्ट को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, हमारी एक एफ़र्ट है, हमारी एक इंटेंशंस है, हमारा एक इंटरेस्ट है और उसके साथ हम एक टाइम को स्पेंड कर रहे हैं, तो हमें अपने टेस्ट के ऑप्शंस में कोई भी मज़ाक जो है वो यूज़ नहीं करना चाहिए। टू द पॉइंट और स्टडी लेवल पे रहते हुए हम उसको अपने टेस्ट के जो ऑप्शंस हैं हमें उन्हें लीड करना चाहिए। नेक्स्ट आती है हमारे पास गाइडलाइन फॉर राइटिंग द डिस्ट्रैक्टर। हम डिस्ट्रैक्टर्स को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, उसके लिए ज़रूरी है कि हम लॉजिकल मिसअंडरस्टैंडिंग जो है उनको यूज़ करें। मीन्स के डिस्ट्रैक्टर को हम वर्डली या ग्रामरली तो हमारे पास चेंज हो, लेकिन अगर हम इन डेप्थ पे जाके सोचें तो हमारे पास एक कन्फ्यूजन होनी चाहिए, एक मिसकंसेप्शन होना चाहिए, एक मिसअंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि ये होगा या नहीं होगा। तो उसमें हमें लॉजिकली जो है हम अपने ऑप्शंस को लेके चलते हैं। कॉमन एरर जो है हमारे पास वो यूज़ होने चाहिए, उसके साथ साथ हमारे पास फ़ैमिलियर टर्म्स हों जो कि हम यूज़ करें अपने एज अ डिस्ट्रैक्टर। हमारे पास कीवर्ड्स ऐसे होने चाहिए जो कि हमारे एक्यूरेट रिजल्ट को लीड करें, या उससे एग्जाम्पल और स्ट्रक्चर भी अकॉर्डिंगली होना चाहिए और उसका ऑर्डर मेंटेन रहना चाहिए। उसके बाद जो हमारे पास स्टेटमेंट हैं उसमें हमारे पास करेक्ट या ट्रू जो है हम वो यूज़ करें, लेकिन ऑलवेज जो है हम एक ही वे को लीड ना करें, उससे हमारी डिस्ट्रैक्शन जो है वो भी डिस्टर्ब हो जाती है, हम प्रॉपरली या 100% जो है डिस्ट्रैक्ट नहीं हो पाते हैं। नेक्स्ट जो है वो है यूज़ करेक्ट कॉन्सेप्ट, बहुत मिक्सड अप होने चाहिए हमारे पास। हमारी जो डिस्ट्रैक्टर हैं वो उसमें हमारा जो रिज़ल्ट है वो शो अप होना चाहिए, लेकिन उसको हमें मिक्सिंग हो, हम क्लियरली उसको आइडेंटिफाई ना कर पाए, हमें लगना चाहिए कि ये भी हो सकता है या ये होगा। तो जब तक वो हमारे पास मिक्सड अप वे पे नहीं होंगे तो हमारी डिस्ट्रैक्शन जो है वो एक्यूरेट नहीं आएगी। मेथड ऑफ स्कोरिंग जो है हमारे पास बेसिक दो मेथड होते हैं स्कोरिंग के लिए। मोस्टली आपने देखा होगा 0 1 2 3 3 4 जो है हम अकॉर्डिंग टू अपने स्केल उनको लीड कर लेते हैं और मज़ीद जो है वो लेके चलते हैं। लेकिन बेसिक जो है हम इन्हीं दो पॉइंट्स पे चलते हैं कि हमारे पास जो आइटम हैं उनकी कैटेगरीज होती हैं। कंस्ट्रक्ट रिस्पॉन्स होता है हमारे पास और उसके हम उसको जो एक्यूरेट आंसर आएगा, जो फुली करेक्ट हमारे पास आंसर होगा, हम उसको 1 पॉइंट जो है वो डिटरमिन कर देते हैं। लेकिन जो हमारे पास पॉइंट कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स है उसमें हमारे पास अगर एक्यूरेट रिस्पॉन्स ना हो, इनकोरेक्ट हो, किसी ने गलत टिक कर दिया हमारे पास, तो हम उसको ज़ीरो से डिनोमिनेट करेंगे, उसकी मार्किंग जो है वो ज़ीरो लेके चलेंगे। मीन्स के कंस्ट्रक्टेड जो रिस्पॉन्स है उसमें अगर किसी ने एक्यूरेट आंसर दिया तो हम उसको 1 मार्क करेंगे उसकी स्कोरिंग को, और अगर उसने इनकरेक्ट हमारे पास मार्क किया हुआ है तो हम उसकी स्कोरिंग को ज़ीरो से डिनोट करेंगे। सेकंड जो है हमारे पास कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स है। कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स जो है
उसमें अगर तो हमारे पास किसी ने करेक्ट जो है या मार्क कर दिया आंसर, तो हम उसको 2 पॉइंट्स जो हैं वो मेजर कर लेते हैं, उसके 2 पॉइंट जो हैं वो मार्क कर लेते हैं। और इसी तरह से अगर हमारे पास किसी ने पार्शियली करेक्शन में रिस्पॉन्स किया हुआ है, तो हम उसकी जो मार्किंग है वो 1 से डिनोमिनेट करते हैं। और अगर किसी ने प्रॉपरली ही गलत रिस्पॉन्स किया, तो हम उसकी मार्किंग को 0 से ही शो अप करेंगे। अब हमारे पास जो कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स है, इसमें हमारे पास जो स्कोरिंग है वो भी, पहले तो हमारे पास रिस्पॉन्स जो कंस्ट्रक्ट था उसकी स्कोरिंग 0 और 1 थी, लेकिन जो कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स है उसमें हमारे पास स्कोरिंग 0 1 2 आ गई। इसी तरह से हम अपने टेस्ट को जब कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो हम उसकी स्कोरिंग को जनरलाइज कर लेते हैं कि हम उसको किस वे में स्कोर अप करेंगे और उसको किस तरह से लीड करेंगे। सो यहाँ तक हमारा जो आइटम राइटिंग और स्टैम्प कंस्ट्रक्शन का वे था वो यहाँ तक चला। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट वीडियो को आप लीड अप करें। जज़ाकल्लाह।